अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र, जिसमें होते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब और वो आपको बताते हैं अपना नुक्ता नज़र जो मुख्तलिफ मामलात, उमूर और ख़बरों पर होता है। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो कुछ इस तरह है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान होने वाली महाजराई, बल्कि गुत्थम गुत्था हो जाना उनका कौमी असम्बली में, क्या सिर्फ महाजराई है, क्या सियासत का एक कदम है, या कुछ और है कि एक दूसरे को फिजिकली रोकने की बातें भी होने लगी हैं। और इसके साथ सेनेट के इलेक्शन भी करीब आते जा रहे हैं और सेनेट के इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं उस तरह जहां दर्जा हरारत बढ़ता चला जा रहा है वहां यह भी हो रहा है कि गो जरदारी गो के नारे भी ज्यादा शिद्दत से लगाए जाने लगे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज हम बात करेंगे लियाकत अली खान की शहादत पर, जिन्हें 16 अक्टूबर को कत्ल किया गया था। हम आज अपने प्रोग्राम में उनको भी शामिल करेंगे कि लियाकत अली खान के कत्ल के मुहर्रकात क्या थे और उसके बाद मामलात कैसे आगे चले और लियाकत अली खान के पसमानदगान आज किस हालत में है। यह है आज का हमारा नुक्ता नजर। और चलते हैं शामी साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। शामी साहब, सबसे पहले तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और PMLN एक दूसरे के गुत्थम गुत्था गिरेबान पकड़ने की कोशिश, आबिद शेर अली का अपनी सीट से उठ के आना और हमलावर हो जाना, डेस्कों पे चढ़ जाना। हाँ, वैसे तो देखें ये जो असेंबलियां हैं उनमें इस तरह के हंगामे होते रहते हैं, दुनिया में भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं। बल्कि यहाँ तो एक आपको याद होगा कि 58 का जब मार्शल लॉ आया है तो उसका एक जवाब ये बनाया गया था कि वहाँ डिप्टी स्पीकर जो थे शाहिद अली मशरकी पाकिस्तान में, वो दक्कम पेल में जख्मी हो गए थे, फिर हलाक हो गए थे। तो उससे एक बड़ा हंगामा बरपा हुआ था। उस वक्त बड़ी नई नई बात थी। तो कहीं ये भी तो इन्विटेशन नहीं है किसी को? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें डरना नहीं चाहिए। आप डरा ना करें। अब वो जमाने लद गए। 4 मार्शल लॉ के बाद ना डर। हाँ, इसीलिए तो बेखौफ हो जाना चाहिए ना। बात यह है कि ये जो कुछ वहां हुआ है अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मतलब ये कोई इस तरह होता ही रहता है यहाँ, यानी मोहब्बत में यही होता रहा है। ये दोनों जमातें जो हैं इनको ये समझना चाहिए कि इनसे इनकी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो इस वक्त सिंध का जो अर्बन है उसको रिप्रेजेंट कर रही है और उसमें मुस्लिम लीग नून उसके लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। और मुस्लिम लीग नून यहाँ पंजाब में है, उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड, बाकी दूसरी जगह भी कोशिश कर रही है और यहाँ मुत्तहिदा उसके लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। तो इन दोनों के दरमियान ये मामला क्यों हो रहा है ये समझते बेहतर है। जब इनके रास्ते ही क्रॉस नहीं कर रहे, कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलग अलग हैं, तो फिर इनको जरा तहम्मुल से, सब्र से काम लेना चाहिए और एक अपनी पोजीशन को समझना चाहिए। देखिए, इस तरह की जो सतही गुफ्तगू है, जो आस्तीनें चढ़ानी है एक दूसरे पर, खानदानों तक उतरा, मतलब अच्छी बात नहीं है। घरेलू उमूर पे नहीं, आप इसको बस यहीं रहने दे। यानी हम जरूरी नहीं कि हम भी वहां तक जाएं जहां तक वो गए हैं, तो कोई अच्छी बात नहीं है। दोनों सोच लें और अपने अपने रवैये पर नजरसानी कर लें। देखिए, जहां असेंबली में जिससे हमारे आबिद शेर अली साहब और वो हनीफ अब्बासी साहब आस्तीनें चढ़ा के आगे बढ़ रहे थे, अगर साथी ना रोकते तो कोई मिसहैप भी हो सकता था। और MQM के दोस्त जो हमारे हैं उनको भी समझना चाहिए कि जो जख्म है ना जुबान का, वो तलवार के जख्म से गहरा होता है। और उसमें एक दोनों तरफ बर्दाश्त का रवैया भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं दिखाया जा रहा। अब देखिए कि जब और आला तरीन सतह पे शामी साहब अल्ताफ हुसैन साहब कहते हैं, वो भी एक खातून का नाम लेते हैं, शरीफ खानदान से रिलेट बात ये मैंने पहले ही अर्ज किया ना कि ये ख्वातीन का जिक्र बंद कर दें। ये वो जो मर्जी कहें, हम नहीं यहाँ कहेंगे, हमें इस बहस से नहीं पढ़ना। हमारी भी तो कोई हदूद है ना कि अब हम उनका जिक्र करते करते, जैसे बाद अखबारों में वो तस्वीरें छपती है ना, फोश तस्वीर छाप के देखिए किस किस्म की फहाशी हो रही है, तो हम उस तरह का काम नहीं करते। शामी साहब, गोया जो बातें कौमी असम्बली में हो सकती हैं वो शायद बाहर नहीं हो सकती। नहीं, कौमी जो हुई है वहां और अच्छी नहीं हुई, उनको दोहराना दुरुस्त नहीं है। अच्छा शामी साहब, चौधरी निसार अली खान की तकरीर कही जाती है कि वो तकरीर थी बुनियादी वजह जिससे एक दूसरे के जज्बात उबलने लगे, और उसमें उन्होंने मंसूर एजाज साहब का कोई फाइनेंशियल टाइम्स का कोई तकरीर का को हवाला दिया, किसी आर्टिकल का, कोई मजमून का। ओ भाई, बात यह है कि वो मंसूर एजाज का तो एक जिक्र और आ गया, वो तो गवर्नमेंट के हवाले से है। ये मंसूर एजाज साहब एक पाकिस्तानी ओरिजिन के अमेरिकन है जी। अब मुझे अगरचे शुबा होने लगा जिस तरह की वो बातें करते हैं, उनका DNA टेस्ट कराना चाहिए कि वो पाकिस्तानी ओरिजिन भी है कि नहीं है। क्योंकि जो यानी देखिए, अपने वतन के साथ साबक वतनी हो, एक मोहब्बत होती है। उन्होंने एक अफसाना घड़ के फाइनेंशियल टाइम्स में छपवाया है। वो कहते हैं 9 मई को मेरे पास एक पैगाम आया, एक बड़े सीनियर डिप्लोमेट पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने मुझे राब्ता किया
और ये कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी का एक पैगाम है, वो अर्जेंटली हमने पहुंचाना है व्हाइट हाउस को, तो आप किसी तरीके से इसका इंतजाम करें। और ये जरूरी है कि ये माइक मोलन के जरिए ये पैगाम पहुंचा दिया जाए, क्योंकि सदर जरदारी, एबटाबाद ऑपरेशन हो चुका था 7, अच्छा उन्होंने कहा एबटाबाद ऑपरेशन जो है उसके बाद वो कमजोर हो चुके हैं, फौज किसी वक्त भी टेक ओवर कर सकती है, व्हाइट हाउस को चाहिए कि वार्निंग जारी करे कियानी साहब को, और माइक मोलन ये काम कर सकते हैं, बाराक ओबामा को भी बता सकते हैं, कियानी साहब को भी बता सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा जी मैंने भाग दौड़ की, इधर उधर ताने माने हलाई, और उसके बाद एक मेमोरेंडम तैयार हुआ, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम तैयार किया, उस पर एग्री कर लिया कि जो आईएसआई का जो एक सेक्शन एस है ना उनके नजदीक, ये मंसूर इजाज साहब, वो सेक्शन एस जो है उनके बकौल वो हकानी नेटवर्क को और तालिबान को उकसा रहा है और उनके साथ राब्ते में है। तो हुकूमत जो थी जरदारी साहब की, उसने कहा कि हम इसको खत्म कर देंगे, ये वादा करते हैं। ये वादा उस वक्त हुआ जब मंसूर एजाज साहब ने अपने दावे के मुताबिक, जैसा बता रहे, मार्शल लॉ से बचा लिया। हाँ, ताकि नहीं कियानी साहब से बचाएं, यानी ऐसा ना हो कि जरदारी साहब को फौज कुर्बानी का बकरा बना ले, उनको बचा लिया जाए इस वाकई एबटाबाद के बाद। हाँ जी, और वो ये करने को तैयार है। अब ये सारी जो अगर गुफ्तगू है आप देख ले, इस पे लोगों ने रिएक्ट भी किया है, आप फेसबुक पे भी, इंटरनेट पे क्या चीजें आई हैं। देखिए ये सरासर झूठ मालूम होती है। कोई पाकिस्तानी सीनियर डिप्लोमेट ये मंसूर एजाज साहब से रब्ता क्यों करेगा? हाँ, अमेरिका से तो हमारे अपने ताल्लुकात बड़े ठीक ठाक है, रवाबित हैं। फिर ये मेमोरेंडम क्यों तैयार करवाएंगे? इनकी इतनी क्या हैसियत है? ये तो खुद एक फंड रेजिंग वगैरह करते हैं कि इन्वेस्टर हैं, कारोबारी आदमी हैं, मुख्तलिफ, जहां एक जमाने में आते थे कश्मीर का मसला हल कराने के लिए, फिर कहीं सूडान भी जाने लगे। अब तो कहते हैं कि मैं तो उसामा बिन लादेन जो है उसको पकड़वा रहा था। तो उनके तरह तरह के दावे हैं। अब ये वो लोग हैं जो मजहूलुन नस्ब हैं और इनको कुछ खुदा खौफी नहीं है कि ये किसके बारे में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए और रुस्वा करने के लिए ये लोग हर वक्त तैयार रहते हैं। शामी साहब, ये बातें चौधरी निसार अली खान को नहीं मालूम? चौधरी निसार अली साहब ने जिक्र किया कि ये जरदारी साहब की तरफ से और हुकूमत की तरफ से इसको कॉन्ट्रडिक्ट क्यों नहीं किया गया? भाई वो ऐसे फेसबुक पे चीजें आ गई हैं जो कॉन्ट्रडिक्शन मौजूद है, हुकूमत भी कर ले। इस लव चीज की कॉन्ट्रडिक्शन कोई करे या ना करे, वो क्या करे? शामी साहब, इसका मतलब है कि पाकिस्तान के खिलाफ छपने वाली चीज फिनेंशियल टाइम को खासा मौक्कर अखबार, खासा मौक्कर अखबार है। मुझे हैरत हुई कि उसके अंदर इतनी बेहुदा तहरीर कैसे छपी जिसका न सर है न पैर है। देखिए, आप माइक मोलन को वो ला रहे हैं लाइन पर, बाराक ओबामा को उनके जरिए पैगाम पहुंचाया जा रहा है, मेमोरेंडम आईएसआई के खिलाफ वो हुकूमत पाकिस्तान से लेके दे रहे हैं। ये तो अक़वाम मुत्तहिदा टाइप रोल लगता है। बिल्कुल एक फजूल किस्म। वो तहरीर खुद शहादत है इस बात की कि मैं सरापा झूठ हूं। अच्छा शामी साहब, अब एक इसमें ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि हुकूमत के खिलाफ, जैसे अभी मंसूर एजाज के मज़मून नहीं, ये हुकूमत नहीं है, तो मुल्क जी आईएसआई जो है, आईएसआई पर सारी नजर है और इंतजार हो और उसका इस्तेमाल हो रहा है अपोजिशन की तरफ हुकूमत को दबाव में लाने के लिए। हाँ, तो हुकूमत नहीं, अपोजिशन भी बेचारी जो है वो जब भी कोई देखती है कोई चीज हुकूमत को प्रेशराइज करने के लिए हो सकती तो इस्तेमाल कर लेती। हमारी अपोजिशन को भी और हमारी हुकूमत को भी समझना चाहिए कि ये जो बाहर लोग ऊट पटांग चीजें लिखते हैं, बल्कि हमारे मीडिया को भी समझना चाहिए कि हर ऊट पटांग चीज को लेके ना बैठ जाएं और उसको सीरियसली तजिया ना करना शुरू कर दें। ऐसा ही होता है। अच्छा शामी साहब, ये सारे की सारी चीज सेनेट के इलेक्शन के हवाले से है, जिस पर आसिफ अली जरदारी साहब ने अभी रिसेंटली भी कहा था कि जनाब चूंकि सेनेट के इलेक्शन करीब आ रहे हैं, लिहाजा हमारे खिलाफ साजिशें बढ़ती भी चली जाएंगी। यार हबीब साहब, मैं एक समझने से कासिर हूं। मैं गुज़श्ता 2 महीने से देख रहा हूं सेनेट के इलेक्शन। एक साहब गुर्रा रहे हैं हम सेनेट के इलेक्शन नहीं होने देंगे, दूसरे कह रहे हैं हम पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी नहीं बनने देंगे। वो क्या क़यामत बर्पा हो जाएगी? पीपल्स पार्टी की इस वक्त भी मेजॉरिटी है सेनेट में। ब्रेक का वक्त हो गया है, इसके बाद हम सेनेट पे गुफ्तगू करते हैं। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं फेसबुक के जरिए भी, और हमारे ईमेल एड्रेस पे भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं, जो सवाल इस प्रोग्राम के अगले हिस्से में लिए जाएंगे। देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। गुफ्तगू हो रही है हमारी पाकिस्तान की सियासत के हवाले से और सेनेट का इलेक्शन ज़ेर बहस है। गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमें कॉल कर सकते हैं बराह रास्त 0423636810 यानी 0
4236368102 पर आप कॉल कर सकते हैं। 7:30 बजे के बाद आपकी कॉल्स बराह रास्त आपके यानी सवालात इस प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। और आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फेसबुक पर जाकर नुक्ता नज़र लिखिए तो आपको नुक्ता नज़र के हवाले से जो नुक्ता नज़र का पेज है उस पर आप जाकर लिख भी सकते हैं, जो बराह रास्त हमारे पास पड़े हुए कंप्यूटर पर आ जाएगा। शामी साहब, सेनेट का इलेक्शन, मैं ये अर्ज कर रहा हूं जी, इस वक्त भी पीपल्स पार्टी की मेजोरिटी है वहां, उसकी कोलिशन की दूसरी पार्टी पीएमएलक्यू के साथ मिला पीएमएलक्यू, एमक्यूएम, एएनपी। आप देखें फारूक नाइक जो है वो पीपल्स पार्टी के है ना, वो सदर है, उसके चेयरमैन है सेनेट के। जबकि मौजूदा अगर खालिस्तान पीपल्स पार्टी के नंबर तो बहुत छोटा है। ओहो भाई, तो कौमी असेंबली में भी कम है जी। कौमी असेंबली में भी पीपल्स पार्टी सिंगल मेजोरिटी पार्टी नहीं है, लार्जेस्ट पार्टी है, कोलिशन हुकूमत कर रही है, वही हुकूमत सेनेट में कर रही है। अब आप देखें मुझे कि इस वक्त जो सेनेट के इलेक्शन, सेनेट की कुल सीटें हैं 100 जी, 100 सीटें। अगर 3 साल के बाद 50% का इलेक्शन होता है, लेकिन अब वो गालिबन 18वीं तरमीम के बाद शायद थोड़ा बहुत नहीं, कोई फर्क नहीं होगा। देखिए आप ये आप जो इलेक्शन होने हैं ना, ये इलेक्शन होने हैं हर सूबे में से 11 सीटों पर, यानी 50% ऑफ द सेनेट। हाँ जी, 50% के होने हैं। उसमें फाटा की सीटें हैं, इस्लामाबाद की हैं, ख्वातीन की हैं, टेक्नोक्रेट्स की हैं, जनरल है, वो एक लंबी उसकी फहरिस्त है। इसमें इस वक्त हम नहीं जा सकते। बात यह है कि वो 11 सीटों का इलेक्शन होना है हर सूबे से। जी ठीक, पंजाब से भी होना है, फ्रंटियर से भी होना है यानी मखतूनखा से, बलूचिस्तान से भी होना है, सिंध से भी होना है। अब अगर एक मुस्लिम लीग नून इसमें ले जा सकती है 6 से 7 नशिस्तें पंजाब से। अब आप मुझे बताएं, अगर ये असेंबली तोड़ दी जाए तो फिर इससे क्या फर्क पड़ेगा? 11 सीटें खाली रह जाएंगी, ठीक है ना? ठीक है। और जो देखिए सिंध है वो अपनी अलग उसकी हैसियत है, बलूचिस्तान की अलग हैसियत है, सूबों की बराबर रिप्रेजेंटेशन है सेनेट में, ये हाउस ऑफ प्रोविंसेस है। शामी साहब, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब को आखिर क्या खौफ क्या है? ओहो ही तो लोगों ने शोर मचाएगा, मुझे तो कुछ पता नहीं आ रहा। फर्ज करें पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी भी हो गई एक आध वोट से वहां, तो क्या कयामत टूट जाएगी? 3 साल के बाद फिर इलेक्शन होंगे। अगर कोई नई पार्टी जीत के आ जाएगी तो एक तो मैं आपको लतीफा सुनाऊं, ये हमारे मार्शल लॉ ने जो खराबी की हुई है, पहले ये था सेनेट में हर 2 साल के बाद 1/3 रिटायर होते थे और इलेक्शन होते थे। 6 साल में 2 दफा इलेक्शन होके 2-2 साल की टेन्योर में पूरे आ जाते थे लोग, और मुकम्मल सेनेट 6 साल में तब्दील मुकम्मल सेनेट। अब जब ज़ियाउल हक साहब का दौर आया और इलेक्शन हुए, तो वो जो सेनेट के अरकान थे जो 2 साल जिनके जाने वाले हो गए, जब सोचा कि हम फारिग होंगे, वो जाके रोने लगे उनके पास, जनाब हमारे 2 साल पूरे हुए हैं, हम क्या करें, और आप 3 करा दे। उन्होंने ऑर्डर जारी किया, उनकी मियाद बढ़ा दी। अब उस वक्त से ये एक इलेक्शन 50% की एक दफा और 50% की दूसरी दफा होने लगे। अच्छा, एक सीटों की सीटें बढ़ा दी, पहले 60-65 सीटें थी, फिर 87 हो गई ज़ियाउल हक के दौर में, अब 100 हो गई मुशर्रफ साहब के दौर में। एक तो ये हमारे फौजी हैं, इनको अल्लाह ने पता नहीं क्या दिया हुआ है, सीटें बढ़ाओ, वहां जनाब ख्वातीन की सीटें बढ़ाई बेतहाशा, और ये एक हमारा इन्होंने कर दिया। अब ये सीटें इलेक्शन हो जाएगा, पीपल्स पार्टी अगर एक वोट की मेजॉरिटी उसकी आ भी गई तो क्या कीमत हो जाएगी? अच्छा शाम साहब, ये जो सेनेट का इलेक्शन जैसे आप बता रहे हैं कि पहले सीटें कम थी और अब ज्यादा की गई, ये उस वक्त भी इतना इंपॉर्टेंट हुआ करता था जितना आपके सदर भी उसमें बात ये तो मैं समझता हूं कि हम एक अपने आप को किसी वहम में मुब्तला कर लेते हैं और पता नहीं क्या तबाही आ जाएगी। भाई वो मेजॉरिटी तो अब भी उस कोलिशन के पास है सेनेट की, जो रूलिंग कोलिशन है, उस वक्त भी आ जाएगी। तो क्या यानी आप देखें सब्सटेंशियल फर्क क्या पड़ेगा, जौहरी फर्क क्या पड़ेगा? अब लोगों को डराया हुआ है और पंजाब अपनी 11 सीटें लेके हंगामा कर रहा है। भाई ये मुल्क पंजाब का नाम है, ये सिंध है, इसमें खैबर पख्तूनख्वा है, इसमें बलूचिस्तान है, ये तीनों, और फेडरेशन में तीनों बराबर होते हैं सेनेट में। पंजाब के पास कोई वीटो पावर नहीं है कि सेनेट के इलेक्शन को रोक ले। हमने मुल्क चलाना है कि नहीं चलाना? बिल्कुल चलाना। तो फिर हमें बार बार के तजर्बों से वफाक चलाने का तजर्बा क्यों नहीं होता? हम इसकी सेंसिटिविटीज क्यों नहीं देखते? हम सिंध के एहसासात क्यों नहीं सामने रखते? हम बलूचिस्तान के जज्बात क्यों नहीं देखते? हम पख्तूनख्वा के जज्बात क्यों नहीं देखते? यहां बैठ के हम अपनी उधम मचाया हुआ है हमने, कोई उधम स्क्रीन पर मचा हुआ है, कोई अखबार के सफ़ों पर मचा हुआ है,
कोई बाजारों पे मचाने की बात हो, भाई बाजार में क्या कर लेंगे आप? कोई मेरे साथ मुझे आते हर रोज, जनाब लॉन्ग मार्च होगा, क्या होगा फिर लॉन्ग मार्च? मैंने कहा कि मैंने कहा भाई साहब लॉन्ग मार्च से क्या कर लेंगे आप पूरा पंजाब इकट्ठा करके इस्लामाबाद पर हमला बोल दे, उसको फतह भी कर ले, फिर पंजाब का नाम पाकिस्तान रखना है, खुदा ना खास्ता। लेकिन शामी साहब, जो बेनजीर भुट्टो के दौर में हुकूमत गिरी, काजी हुसैन अहमद ने, उन्होंने धरना दिया, हुकूमत गिर गई। ओ भाई, उस वक्त तो प्रेसिडेंट के पास पावर थी, वो तोड़ देता था, वजीर असेंबली तोड़ देता था और वजीर आजम धराम से गिर जाता। अब तो कोई पावर नहीं है, सदर के साथ साजबाज करके ये सारे कारोबार होते थे। अब वो साजबाज खत्म है। जरदारी साहब क्यों तोड़ेंगे अपनी असेंबली जनाब, जो पीपल्स पार्टी की मेजोरिटी है जिसमें? तो अब तो फिर यही होगा। भुट्टो साहब जैसा आदमी जिसके खिलाफ इतनी तहरीक चली, कैसे रुखसत हुआ? तहरीक से, तहरीक से अच्छा। बज़ाहिर तो ये लगता है नहीं, तहरीक ने उठा के बाहर फेंक दिया था उनको। नहीं उठाया तो किसने उठाया था? ज़ियाउल हक ने। क्रेन कहां से आई थी? जीएचक्यू से। क्रेन तो जीएचक्यू से आई थी, अब भी मंगवा ले। ओ भाई, अब ये एक इलेक्शन रह गया, साल 1.5 साल, अब उसके इलेक्शन की तैयारी करें। वैसे मुझे ये इलेक्शन की तैयारी ही नजर आ रही है। ये जो मजबूरी तौर पे हालात में हंगामा जो है इलेक्शन की तैयारी का ही है। ये गो जरदारी गो और सब कुछ उस तक चलेगा ताकि लोग जरा मोमेंटम पकड़ ले। अभी आपने देखा है हमारा इलेक्शन हुआ है साहिवाल में, बाई इलेक्शन। साहिवाल के इलेक्शन का मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाह रहा हूं। हम हमेशा देख रहे हैं कि जो एक नया फरीक है इमरान खान साहब, सूबाई असम्बली के इलेक्शन में एक टेस्ट केस के तौर पे वो आए। हुकूमत तो कह रही है उनका एक कैंडिडेट भी नहीं था, वो तो उन्होंने मेरा ख्याल इलेक्शन इन लड़ा। देखें एक बात सुनिए, जो साहब कामयाब हुए हैं ना, वो क्या नाम है उनका? खिजरयात खग्गा। वो वलायत शाह खग्गा के बेटे हैं जी। तो वलायत शाह खग्गा जो है 3 इलेक्शन जीते हैं, एक पीपल्स पार्टी के टिकट पे, एक मुस्लिम लीग काफ के टिकट पे, और अब उनका बेटा मुस्लिम लीग नून के टिकट पे। तो कैंडिडेट तो वही का वही है, उसकी शादियां मुख्तलिफ हो गई हैं जैसे पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी अरब शेख की तरह जैसे शादी कर ली। और ये खग्गा भी बड़ी दिलचस्प बात है। ये खग्गा जो है ना, दरअसल एक मछली है जी, वो जो दरिया में पाई जाती है। तो ये खग्गा पता नहीं, या तो ये पकड़ते होंगे मछली को इनके बुजुर्ग जो थे। बहरहाल ये हमारे साहिवाल की वहां एक बड़ी मशहूर ट्राइब है। अच्छा, अब इनके एक साहब हैं, 3 पार्टियां बदल के इलेक्ट हो रहे हैं। पीटीआई के, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हफीजुल्लाह न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात भी कर सकते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम न्याजी साहब। वालेकुम सलाम जी। साहब ये बताएं कि कहते हैं राना सनाउल्लाह साहब कि आपने 1300 वोट लिए हैं साहिवाल में अपना कैंडिडेट खड़ा करके। शामी साहब शुक्रिया बहुत बहुत। शामी साहब, ये जो सियासत है ये एक इंतहाई संजीदा फेल है और इसके साथ मुमलकत फदादात की तकदीर वाबस्ता है। इंतहाई दुख और अफसोस की बात है कि इस अमल को हमारे सियासतदानों की अंजुमन ने इंतहाई गैर संजीदा और मुनाफिकाना रंग दे रखा है। राना सनाउल्लाह साहब जैसे गैर संजीदा और अगर लफ्ज मुझे तो आप संजीदा है ना तो ऐसे यकीन जानो कि ये वाकई बात, इसके अंदर ऐसे मसले लोग इस किस्मत कौम। चलिए आप बताएं तो सही ना, हकायक तो बताएं। मैं तो ये समझा कहता हूं कि राना सनाउल्लाह साहब की जगह कोई भी वजीर कानून होता और वो एक वजीर कानून भी कोई भी खिलाफी कदर होती तो ये आयशा आहद मलिक के ऊपर होने वाली रियासती जबरो तशद्दुद पर। ओ भाई अपना बताएं 1300 वोट क्यों मिले हैं? मैं ये कह रहा हूं कि एक बंदे ने कल इतने जो है अपना लाउड एंड क्लियर, तो ये जो है इतना हाई कोर्ट के डिसीजन की जस्टिस की रूलिंग के बाद, ओहो, और वो जो है ना उनकी गुड गवर्नेंस। आप तो मुझे ये बताएं कि आपने 1300 वोट क्यों लिए हैं? शामी साहब, साहिवाल के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने हिस्सा ही नहीं लिया, बल्कि राना सनाउल्लाह की बरादरी के एक रुकन ने आजाद से या किसी के कहने पे उसने हिस्सा लिया। हमें एक ब्रेक पर भी जाना है, मैं बस एक चीज आपका जल्दी से बोले, आप जल्दी से। तो उसने हिस्सा लिया और जिस पर तहरीक इंसाफ साहिवाल ने उसकी तरदीद की, क्योंकि उनको शायद तहरीक इंसाफ के वोटों की जरूरत हो, और 19 सितंबर के अखबारात में इसकी तरदीद भी शाया है। चलिए, बड़ी मेहरबानी। राना सनाउल्लाह साहब 19 सितंबर के अखबारात साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सर, इमरान खान साहब का तहरीक इंसाफ का वहां पर प्रेजेंट ना होना इतने कांटेदार इलेक्शन में, एक मजे के इलेक्शन में, जितनी इंतखाबात है ना,
इनमें कोई लड़ने का मजा नहीं आता। पहले उन्होंने लड़के देख लिए कोई नतीजा अच्छा नहीं निकला। ज़िमनी इंतखाबात में एक तो लोग समझते हैं जो मौजूदा हुकूमत है उसी को वोट दे दिया जाए, और दूसरा यहाँ तो टेस्ट हो रहा था मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी की कोलिशन का भी। तो वो कोलिशन जो थी वो तो वोटों में फर्क नहीं डाल सकी, यानी वो तो हरा नहीं सकी, उसके वोट कुछ कम ही हुए होंगे, ज्यादा नहीं। गोया शख्सियत जो है वो गालिब रही है, हग्गा साहब की। हग्गा वैसे मछली बड़ी मजेदार होती है, और मैंने सुना वो खतरनाक भी होती है। खतरनाक नहीं है। अच्छा। वो खाने की बड़ी ताकतवर मछली है। अब मुस्लिम लीग नून के लिए ताकत का टीका लग गया। ब्रेक का वक्त हो गया। अभी आप देखते रहिए नुक्ता नजर, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 0423636810 पर। और अब हम बात करेंगे लियाकत अली खान साहब के कत्ल पर और उनके मुहर्रकात पर भी, कि उसके मुहर्रकात पर भी, और आज उनका खानदान की साल में इस पर भी बात होगी, उनकी शख्सियत पर भी गुफ्तगू होगी। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात हो रही है लियाकत अली खान साहब की शख्सियत पर, कि जिन्हें 16 अक्टूबर को रावलपिंडी में शहीद किया गया। शामी साहब, लियाकत अली खान साहब, आप इनको कैसा देखते हैं? जनाब, लियाकत अली खान जो हैं वो पाकिस्तान के पहले वजीर आजम थे जी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल रहे कायदे आजम के साथ, उनके दस्ते रास्त थे। यानी कायदे आजम के बाद जिस शख्स की खिदमत है तहरीक पाकिस्तान की, वो थे। और 2 जिलों में उनकी जागीर थी, इतने बड़े जिम्मेदार थे वहां के, और हर चीज छोड़कर पाकिस्तान आ गए और फिर हर चीज पाकिस्तान पर कुर्बान कर दी। शामी साहब, लियाकत अली खान साहब की ये उनके पोते जो हैं जी, वो हमारे साथ लाइन पे थे, उनसे भी बात कर लेते हैं। मुशर्रफ साहब। हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम मुशर्रफ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुशर्रफ साहब, ये बताइए हमें कि आप तो क्या याद है, आपकी कितनी प्रॉपर्टी थी और फिर आपने पाकिस्तान से क्या लिया लियाकत अली खान की जिंदगी में? शामी साहब, बात यह है कि जिस वक्त पाकिस्तान बना उस वक्त मेरी उम्र तो खैर बहुत कम थी, लेकिन जो मैंने अपने वालिद से, अपनी परदादी से, दादी से जो कुछ सुना वो मैं अर्ज कर सकता हूँ। हाँ जी, ठीक है। और वो मुझे जो याद है वो ये है कि तकरीबन 300 गांव थे इन 2 भाइयों के, यानी लियाकत अली खान के वालिद के और उनके चचा के, उमर दराज अली खान और रुस्तम अली खान के। जी हाँ। और यूपी और पंजाब में ये फैले हुए थे, यानी करनाल में। जी हाँ, करनाल और मुजफ्फरनगर। और करनाल का जो उनका घर था वो तकरीबन कोई 1.5 से 2 मुरब्बे में वो घर था, जहाँ पूरा खानदान उनका रहता था। तो फिर यहाँ जब पाकिस्तान आए तो क्या हासिल किया आपने? यहाँ कुछ नहीं हासिल किया। यहाँ तो लियाकत अली खान साहब ने, जब मेरे वालिद ने उन्हें फोन किया, वो क्योंकि कायदे मिल्लत पहले तशरीफ ले आए थे, तो मेरे वालिद ने जब उन्हें फोन किया तो उन्होंने कहा कि देखो मियाँ, बात यह है कि यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ बिल्कुल जैसे आम आदमी है उस तरह तुम्हें रहना पड़ेगा, और ये समझ के आना कि ये ठाट बाट सब वहाँ खत्म हो चुके हैं। और वो यही समझ के मेरे वालिद यहाँ आए। हमने शुरू में क्या, अभी तक अल्लाह का बड़ा करम है हमें, लेकिन ये कि बड़े हमने कसमा पुरसी की हालत में यहाँ जिंदगी गुजारी है, और पाकिस्तान से मोहब्बत और पाकिस्तान से अकीदत जो मेरे दादा लियाकत अली खान की थी वो किसी से छुपी हुई नहीं है। नवाज साहब, हम आपको भी सलाम पेश करते हैं और उनको भी सलाम पेश करते हैं। जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। ये आप जैसे लोग हैं कि जो आज तक नाम चल रहा है उनका, या हमारी वो कुर्बानी है। जी नवाबजादा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, होना तो ये चाहिए हबीब कि जो पाकिस्तान के वजीर आजम है इस वक्त, यूसुफ गिलानी साहब, उनको एक बाकायदा बयान जारी करना चाहिए 16 अक्टूबर को, बल्कि अभी तो इतवार है, शायद कौमी असम्बली का एक सेशन होना चाहिए, इजलास, तो उसमें उनको ट्रिब्यूट पेश किया जाए। लियाकत अली खान, देखिए ये वो लोग हैं जिन्होंने हर चीज कुर्बान कर दी मुल्क के लिए, और फिर हमने वो सियासत देखी कि इख्तदार से पहले लोग गरीब थे और फकीर थे, और इख्तदार में आए
तो करोड़पति हो गए, अरबपति शामिल हो साहब, गए। लियाकत अली खान के हवाले से एक जो अहम बात की जाती है वो ये है कि इन्होंने कराची के मामला जो आज तक खराब है वो जिम्मेदारी लियाकत अली खान पे डाली जाती है और कहा जाता है कि जी इन्होंने महाजरों का एक हल्का बनाने की कोशिश की और आबादकारी को कंसंट्रेट कर दिया सिर्फ कराची में। देखिए, बात यह है कि उस वक्त जब हालात कराची पाकिस्तान बना है, उस वक्त तो लोग ही नहीं थे मुल्क को चलाने के लिए। आपके पास तो ना क्लर्क थे, ना सुपरडेंट थे, ना सेक्शन अफसर थे, ना जॉइंट सेक्रेटरी थे। तो ये हमारे खुद लियाकत अली खान जो हैं, उनके जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं सदीक अली खान, वो उनके घर में एक दरख्त के नीचे बैठते थे और एक बेंच रखा हुआ था, उसमें काम करते थे। तो भाई साहब, उस वक्त तो जो लोग यहाँ आ रहे थे वो सर पे कफन बांध के आ रहे थे और लियाकत अली खान के लिए तो बड़ा आसान था कि अपनी वो 100 मुरब्बे जमीन ले लेते, पंजाब में क्लेम ले लेते या सिंध में ले लेते। सिंध में लेते तो 500 मुरब्बे मिल जाते और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बना लेते। उनको तो जो सिख थे उन्होंने ये पेशकश की कि आप हमें जायदाद दे दें, क्योंकि इंडिया जब पाकिस्तान बना है उस वक्त जायदादों का तबादला हो रहा था। अभी उन्होंने कहा आप हमारी जायदाद दे दें, हमें फैसलाबाद में ले लें, लाहौर में ले लें और आप वहां यूपी की जायदाद हमें दे दें, तबादला कर लें। ये उस वक्त बातचीत लियाकत अली ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, जब तक आखिरी मुहाजिर भी सेटल नहीं हो जाएगा मैं ना क्लेम लूंगा, ना कुछ सेटलमेंट करूंगा, ना तबादला करूंगा। लेकिन शामिल साहब एक रीजन आज तक ये तासुब जिस तासुब पे मबनी ये बात जो की जाती है, आज तक सूरत हाल ये है कि अल्ताफ हुसैन और MQM जो है वो लियाकत अली खान को कुछ प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। नहीं, देखिए, लियाकत उन्होंने क्या प्रमोट करना, भाई कमाल है, वो हम सबके लीडर थे। वो मशरकी पाकिस्तान से इलेक्ट हुए थे 46 में, जब ये पहली हमारी असेंबली है वो मशरकी पाकिस्तान से इलेक्ट हुए थे। लियाकत अली खान पिंडी में खड़े हो जाते, वो पेशावर में खड़े हो जाते, वो इलेक्ट हो जाते। इतनी मोहतरम शख्सियत थी, जीत जाते। शख्सियतें देखिए, और उन्होंने एक पैसे का क्लेम नहीं लिया और जब रुखसत हुए हैं उनका कोई जाती मकान नहीं था, पेंशन दी गई उनकी बीवी को और उसके बाद फिर उन्हें हॉलैंड में सफीर बना दिया गया। आपको याद है, एक बड़ा दिलचस्प बात बताऊं, वो मोहतरमा फातिमा जना के से उनकी जरा थोड़ी बनती नहीं थी, बड़े कहानियां मशहूर है इसकी। लेकिन जब अयूब खान का और मोहतरमा फातिमा जना का मुकाबला हुआ तो बेगम राना लियाकत अली जो थी ये हॉलैंड में सफीर थी। तो अयूब खान ने पैगाम भेजा कि आप मोहतरमा फातिमा जना के खिलाफ एक बयान जारी कर दें। राना लियाकत अली, उन्होंने कहा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने बयान जारी करने से इनकार किया, उनकी जनाब सफीर के तौर पर उनको सुबकदोश कर दिया कि फिर वो वापस आए। फिर भुट्टो साहब ने उनका एहतराम किया, उनको गवर्नर बनाया सिंध का, बेगम राना लियाकत अली को। तो देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने दिया है। अब वो कहते हैं जब बताइए बड़ी, अब उनकी वाकयात मुझे याद आते हैं। उन्होंने नवाब सदीक अली खान के पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे, उनकी भी जायदाद इंडिया ने जब्त कर ली और लियाकत अली खान की भी कर ली। और एक उनकी कोठी थी, उनकी अपनी बेगम को दी थी राना लियाकत अली को, वो है दिल्ली में। वो उन बेगम साहबा ने कोठी दे दी थी पाकिस्तान की हुकूमत को तोहफे में। वहां आज भी पाकिस्तान की एम्बेसी कायम है। तो बाकी जायदाद सारी जब्त हो गई। अखबार में खबर छपी कि लियाकत अली खान की जायदाद जब्त हो गई, सदीक अली खान की जायदाद भी जब्त हो गई। वो जब उनके पास पहुंचे वो कहते हैं कि उन्होंने क्या लगाया, उन्होंने कहा चलो अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी फारिग हुए। शामिल साहब, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद मैंने आपसे पूछना है, जो उनकी अमेरिका, उनके हवाले से ये भी बात की जाती है कि अमेरिका को तरजीह दी थी उन्होंने। लेकिन हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। आप ब्रेक के बाद आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं, मैं भी आपको एक दफ़ा बता देता हूँ कि 04236368102 पर आप कॉल कर सकते हैं। आपके सवालात हम लेंगे और उन पर शामिल साहब का नुक्ता नज़र भी आप खिदमत पेश करेंगे। अभी आप देखते हैं नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। शामिल साहब से हम बात कर रहे थे लियाकत अली खान साहब की शख्सियत के हवाले से। शामिल साहब, बहुत सी कॉल्स हैं, क्यू में हैं और हम कोशिश करेंगे वो सारी कॉल्स ले लें। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे कि अमेरिका को रूस पर तरजीह देने या पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी को अमेरिकनाइज करने का इल्ज़ाम भी लियाकत अली खान पे आता है। देखें, अभी बात यह है कि अभी तो हमने उनके कत्ल पर ही गुफ्तगू नहीं की और वक्त ख़त्म हो गया और दोबारा करेंगे इंशाल्लाह किसी वक्त। बात यह है कि लियाकत अली खान जो पहुंचे हैं कर अमेरिका, उनको रूस ने दावत भेजी थी, यानी सोवियत यूनियन ने, और कहा कि आप 15 अगस्त 1948 को आ जाएं। वहां वो जा नहीं सकते थे, उस वक्त आज़ादी की तकरीब थी, कायदे आज़म बीमार थे, उनको वो तकरीबात अटेंड करनी थी। उसके बाद फिर रूस ने तारीख ही नहीं दी, फिर हीले बहाने होने लगे। कोई इंडिया ने मेरा ख्याल बीच में कोई चक्कर चला दिया कि उनको कहा कि आप किस चक्कर में पड़ रहे हैं,
पाकिस्तान को क्यों इस तरह आप अपने साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं। अमेरिका से जब उनकी दावत आई तो फिर उन्होंने कबूल कर ली, वो दौरा फौरन हो गया। देखिए इस शान से वो अमेरिका गए हैं कि ट्रूमैन जो थे अमेरिकन प्रेसिडेंट, उन्होंने अपना जहाज भेजा है लंदन में, जाती जहाज, इंडिपेंडेंस उसका नाम था। और उसके बाद जब वहां वो पहुंचे हैं, ट्रूमैन खुद और उनकी पूरी कैबिनेट, उसने उनका इस्तकबाल किया। तो लियाकत अली खान ने जो तकरीरें की हैं, जो उन्होंने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की बुनियाद रखी है, वो आज तक नहीं मुनहदम हुई। और अमेरिका से हमारा जो इख्तलाफ पैदा हुआ है ना अफगानिस्तान पर, यह है अगर रफा हो गया तो फिर ताल्लुकात दोबारा बेहतर हो सकेंगे। एक बात, दूसरी बात मैं बताऊं, उन्होंने चाइना से 1950 में जब चाइना में हुकूमत बनी, उस वक्त अमेरिका का प्रेशर था कि चाइना को तस्लीम न किया जाए। पाकिस्तान पहले मुल्कों में है जिन्होंने चीन को तस्लीम किया और फिर सफारत खाना भी कायम कर दिया। तो लियाकत अली खान ने चीन से दोस्ती की भी बुनियाद रखी और अमेरिका से दोस्ती की भी बुनियाद ये फैसला हालात का नतीजा था, बजाय इसके कि हम किसी तरजीह की बात तदब्बुर के। क्योंकि अमेरिका जो था अगर उसने जो पाकिस्तान को फिर इक्तिसादी इमदाद दी और जो फौजी इमदाद दी, पाकिस्तान का दिफा जो है इस काबिल हुआ इंडिया के सामने हम खड़े हो सके। शामी साहब, इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, फतेहुल्लाह साहब हैं कोट राधा किशन से। अस्सलाम वालेकुम फतेहुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है जी? हाँ जी हजूर। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब, मेरी गुजारिश है कि आज आपने टॉपिक बहुत अच्छा चूज किया खान लियाकत अली खान का। वो लेजेंड थे पाकिस्तान के, जब उन्हें शहीद कर दिया गया तो उनके 55 लगे कपड़े पहने हुए थे उन्होंने। ऐसी बात है, ऐसे ही सुनने में आता है। और दूसरी बात ये कि आप काइंडली ये क्लियर करें कि ये एमक्यूएम ने जो लुका छुपी का खेल खेला हुआ है, ये इक्तदार की जंग है या इनकी असूली सियासत है? ये किस तरह के असूल है? और दूसरा सवाल मेरा ये है, बात बताएं आप, ये कि आप बेचारी एमक्यूएम से क्यों तवक्को रख रहे हैं कि वो असूली सियासत करे? भाई ये सारी सियासी जमातें इक्तदार की सियासत करती हैं, तो उनको भी करने दें। आपको क्या इसमें परेशानी है? वो इक्तदार, वो उसके दावेदार बनते हैं ना, जमहूरियत के, जागीरदाराना निजाम खत्म करने के। ये दावा तो हर एक को होता है, लेकिन सियासत जो होती है वो होती इक्तदार के लिए है, तो इसमें परेशानी नहीं है, सबकी ऐसी है। आपने ये क्लियर कर दिया कि उन्होंने अवाम को बेवकूफ बनाया हुआ है। नहीं, वो अकेले नहीं है बेचारे भाई, उन पे को गुस्सा कर रहे हैं आप। अच्छा, और दूसरा मेरा ये, बस अब आप फिर दोबारा करेंगे क्योंकि अब सवाल बहुत हैं और लाइन में लगे हुए। काइंडली प्लीज, ये मेरा दूसरा नहीं, अब सवाल आपसे फिर दोबारा के बारे में प्लीज ये सुन लीजिएगा। जी फतेहुल्लाह साहब क्विकली बोलिए। लेकिन सर ये जब देने का टाइम था जब महंगाई थी, बेरोजगारी है, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, तब तो इन्होंने धरने नहीं दिया। सैनिक इंतखाबात आ गए, धरने दे रहे हैं। जी, आपका सवाल उन तक पहुंचा दिया है जो धरना दे रहे हैं। उम्मीद है उन्होंने सुन लिया होगा और वो भी आपको कोई ना कोई जवाब दे देंगे। लतीफ साहब है लाहौर से। जी लतीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। शामी साहब, पहले तो आपको अल्लाह ताला सेहत और उम्र दराज की कहता हूँ कि अल्लाह पाक आप जैसे लोगों को, कागजारों को ऐसा करे जो मुहिब वतन है। मेरा सिर्फ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि लियाकत अली खान साहब ने अपना सारा माल उधर छोड़ दिया। आज ये जो हमारे सियासतदान, जर्नैल, ब्यूरोक्रेट्स, अगर ये अपना पैसा जो हराम का है या हलाल का, असेंबली में बैठ के बिल पास करके इसको हलाल करके पाकिस्तान में लाके 20 साल के लिए कर्जाए हसना दे दे इस मुल्क को, तो खुदा की कसम इस मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। और आप लोग जैसे इस बात को अगर आगे पहुंचाएं तो मैं समझता हूं कि ये लियाकत अली खान से भी बेहतर इनकी इज्जत होगी अगर ये सारी रकम आप सिर्फ 20 साल के लिए अपने मुल्क को कर्जा हसना दे दें। वो हराम आपकी बात पहुंच गई है, देखिए लोगों तक भी पहुंच गई है। लियाकत अली खान को हम सलाम इसीलिए कर रहे हैं, उनका तस्करा कर रहे हैं। उन्होंने सब कुछ कौम पर लुटा दिया और आज भी कौम उनको याद करती है। तो हुक्मरान जो हमारे हैं, जो सियासतदान हमारे हैं, वो लियाकत अली बन जाए तो मर के भी जिंदा रहेंगे और अगर नहीं बनेंगे तो जिंदा रहते हुए मर जाएंगे। शामी साहब, ये को मजमूई तौर पर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हमारे पास फेसबुक पे भी एक आज इसी तरह के क्वेश्चन है। रियाज साहब हैं और रियाज साहब फेसबुक पे कह रहे हैं कि जनाब आप इस इशू को पर्टिकुलरली उठाएं। और जब उन्होंने ये सवाल लिखा है तो बहुत सारे लोगों ने उसकी तायद की है। कौन सा इशू? ये जो बाहर से पैसे लाने का, ये जो लतीफ साहब लियाकत अली खान साहब का तस्करा इसलिए कर रहे हैं कि देखिए जनाब सारी जायदाद छोड़ दी, सारी जमीनें छोड़ दी, 600 रुपए उनके बैंक में थे, उनके बेटे बताते हैं जब वो रुखसत हुए, और एक कुरान करीम की छोटी सी कुरान करीम का नुस्खा था जेब में।
शामी साहब, ऐसी सिचुएशन में जहां सदर आसिफ अली जरदारी के ऊपर एक इल्ज़ाम है कि उनके पैसे बाहर पड़े, मियां नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम है कि उनके असासे बाहर है, बल्कि इमरान खान साहब का तो पूरे का पूरा मुद्दा ये है कि इन तमाम लोगों के पैसे बाहर हैं। देखिए, इल्ज़ाम तो कोई किसी पर लगा ले। अभी एक लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हुई है, लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं। मैं तो तहकीक के बगैर किसी पर इल्ज़ाम लगाने का कायल नहीं हूँ। बल्कि जिस जिसके भी पैसे हैं, जो भाई बहन सुन रहे हैं, वो अपने पैसे वापस लें। मसूद साहब है जेलम से। जी मसूद साहब। हाँ जी मसूद साहब, मसूद साहब की कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा, एक और फेसबुक का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। फेसबुक पे जो एक और क्वेश्चन है वो तो जेहलम का ही मैं पूछ लेता हूँ, और जेहलम से हैं असलम साहब। असलम साहब का ये कहना है कि आपका क्या तज्जिया है कि क्या आइंदा इलेक्शन होगा 2013 का? अभी उन्होंने एक क्वेश्चन। भाई अच्छी तवक्कुआत रखनी चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हम अल्लाह तौबा करके हमने जमहूरियत बहाल की है। ये जमहूरियत जो है, इसको भी कोई हमारा ख्याल आ जाए और हमें भी इसका ख्याल रहे, तो फिर इंशाअल्लाह इलेक्शन होंगे। शामी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हम आपसे अगली जुमेरात को दोबारा इसी वक्त मिलेंगे, और आप हमसे रब्ता कर सकते हैं फ़ोन के अलावा फेसबुक पर भी, ट्विटर पर भी और ईमेल पे भी। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अगली जुमेरात तक खुदा हाफ़िज़।